हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं आपके लिए HTET-CDP मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100+ क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो नंबर 2। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट मिनट प्रैक्टिस के लिए बहुत सफिशिएंट है। मैंने वीडियो 1 अपलोड कर दी है, वीडियो 2 मैं आज करने वाली हूँ, वीडियो 3 भी आपकी इवनिंग तक आ जाएगी। ये 100+ क्वेश्चन आप ज़रूर से अटैम्प्ट करके जाइए, आपका CDP का पार्ट बहुत बेस्ट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या होता है? Proceed in the direction of longitudinal axis from head to foot, सिर से फुट की तरफ जाता है। Proceed from foot to head, उल्टा चलता है ये, फुट से हेड की तरफ नहीं। Is done at a time in head and feet, दोनों में एक साथ होता है नहीं। Depends on the size of the head, हेड के साइज पे डिपेंड करता है बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फ्रॉम हेड टू फुट, इसको बोलते हैं हम सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। आपके दो तरह के होते हैं, एक तो आ गया सेफेलोकॉर्डल और एक आता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें क्या होता है, इसमें सेंटर से आपके पेरिफेरी तक जाता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी? क्या नहीं, इसका तो आंसर आप क्विकली कर देंगे। स्पीड इन फिजिकल डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स हमें पता है जल्दी जल्दी बच्चा डेवलप होता है। इंटेंसिटी ऑफ मेंटल एक्टिविटी, ऑफ कोर्स। डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, ऑफ कोर्स वो डिपेंड होता है सब पे। क्या वो मॉरल होता है? मॉरल तो वो बचपन में नहीं होता ना, उसको तो चीज़ें पता ही नहीं, वो सोशलाइज अभी हुआ ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, टू बी मॉरल। अब हम थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज गेन कर लेते हैं इसके बारे में। अर्ली चाइल्डहुड होता है हमारा 3 to 5 years। इसमें क्या क्या होता है? इमिटेटिंग करता है बच्चा, क्यूरियस होता है, उसकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है, बच्चे में सेपरेशन एंजाइटी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें 3 to 5 years में होती हैं। लेट चाइल्डहुड होता है हमारा 6 से 12 की उम्र में। इसमें ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, इसमें मोटर स्किल इंप्रूव होती हैं, बेटर थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है, सोशल होता है फ्रेंड के साथ। ठीक है, फिर आता है एडोलसेंस जो 12 से 18 साल की उम्र में होता है। फिजिकली स्ट्रांग होता है इसमें बच्चा, सेक्सुअली एक्टिव होता है और इमोशनली थोड़ा वल्नरेबल होता है बच्चा, है ना। ये आप कहीं ना कहीं सब नोट कर लेना आपके लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, Chomsky theory of language development helps language teacher because it believes that option A, children are born with the inherent ability to learn any human language. Language is learned through active adaptation. Language is based on responsive factors which are reinforcement, stimulus control, deprivation and preventive motivation. या फिर social learning theory is in language acquisition. इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। चिल्ड्रन आर बॉर्न विद द इनहेरेंट एबिलिटी टू लर्न एनी ह्यूमन लैंग्वेज। ये चॉम्स्की ने हमारे कहा था। LAD पता होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बच्चे में होती है। LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे में इननेट कैपेसिटी होती है, वो कोई भी लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है वो उसको सीख लेता है, उसमें LAD पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, by the age of 3 years, the child has mastered which of the following qualities? Gross and fine motivational skill, 3 साल तक तो नहीं हो पाता। Vocabulary and speaking sentences, 3 साल तक बच्चा सेंटेंस बोलता है पूरे नहीं। Sitting up, walking and adequate hand-eye coordination, लाइव वर्क करता है, पर्सनालिटी और रिलेशनशिप डेवलप करता है, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिटिंग अप, वॉकिंग एंड एडिक्वेट हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या होता है ना, बाय द एज ऑफ 3 बच्चा ये सारी चीज़ें मास्टर करता है। ओके, और कुछ एडिशनल चीज़ें हम नोट कर लेते हैं। द ब्रेन कंटिन्यू टू ग्रो रैपिडली एक्टिवली 90% ऑफ इट्स फुल वेट बाय द टाइम द चाइल्ड रीचेज एज 5। हैंड प्रेफरेंसेस whether लेफ्ट और राइट हैंड इज established by the age of 4। वो कौन से हाथ से काम करेगा, लेफ्ट और राइट। और चिल्ड्रन 2 to 6 years need about 12 hours sleep a day to function efficiently। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। According to Erikson, the stage that occurs between birth to 1 year of age is considered with
एरिक्सन ने आपके कितने स्टेज दिए थे ये आप मेंशन करें कमेंट पे। बाय द वे एरिक्सन ने 8 आपके स्टेजेस दिए थे। तो इसमें पूछा है कि 1 साल से बर्थ से लेकर 1 साल से के बीच में कौन सा स्टेज होता है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। तो बाय द एज ऑफ बर्थ टू 1 ईयर, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। आइए देख लेते हैं इसके स्टेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये होता है बर्थ टू 1.5 ईयर ऑफ एज। सेकेंड स्टेज आता है आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ठीक है। उसमें ये होता है आपके 1.5 से 3 साल तक। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है 3 से 5 साल तक। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी होता है आपका 5 से 12। ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है आपका 12 से 18। इंटीमेसी और आइसोलेशन होता है आपका 18 से 40, जिसमें आप यंग एडल्ट होते हैं। जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, एडल्टहुड आ जाता है इसमें 40 to 65 ईयर ऑफ एज। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर आ जाता है, जिसमें विजडम होता है। मैच्योरिटी होती है 65 ईयर एंड अबव। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। स्टूडेंट्स हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD कैन बी आइडेंटिफाइड बाय चैलेंजिंग द फेस इन। सबसे फर्स्ट है comprehending the written text, continuing on a given task for long, perceiving and understanding situation, sustaining sufficient energy level। तो ADHD मतलब उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता है, एक चीज़ पे वो बहुत देर तक काम नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, कंटिन्यूइंग ऑन ए गिवन टास्क फॉर लॉन्ग टाइम। ये एक चीज़ पे ज़्यादा देर काम नहीं कर पाते हैं। ओके, हम कुछ डिसेबिलिटी देख लेते हैं जो ज़रूर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा होता है। तो डिसकैलकुलिया क्या होता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड, इसके नेम से ही पता चल रहा है। डिसग्राफिया क्या होता है, रिटन से रिलेटेड। डिसलेक्सिया होता है आपका रीडिंग से रिलेटेड। और ऑटिज्म होता है सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7, डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बट ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। इट स्टॉप्स व्हेन डैश हैज़ बीन अटेन्ड। जो आपका डेवलपमेंट है वो तो आपका लाइफ लॉन्ग चलता है, लेकिन ग्रोथ एक टाइम पे आके रुक जाती है। कब रुकती है, जब आप चाइल्डहुड होते हैं, नो। जब आप एडोलेसेंस हो जाते हैं, नो। जब एडल्टहुड में आ जाते हैं, नो। जब आप मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पैवलो थ्योरी कंसीडर दैट स्टिमुलस रिस्पॉन्स विदाउट। पैवलो ने थ्योरी दी थी, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए पैवलो ने कौन सी थ्योरी दी थी। पैवलो ने थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, ठीक है। इसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था आप ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करने वाले हैं। तो विदाउट किस चीज़ के बिना दी थी, ड्राइव के बिना, नीड के बिना, कंडीशनिंग के बिना या रीइंफोर्समेंट के बिना। तो पैवलो ने थ्योरी जो दी थी उसमें रीइंफोर्समेंट नहीं मेंशन किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कौन कौन से लेवल थे वो आप मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। ट्रेडिशनल लेवल, प्री मॉरल लेवल, साइकोमोटर लेवल, सेल्फ एक्सेप्टेड एंड मॉरल वैल्यू लेवल। इसमें से कौन सा नहीं था, इसमें से साइकोमोटर कोलबर्ग ने मेंशन नहीं किया था, ठीक है। तो इसके हमारे 3 लेवल थे, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो देख लेते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं थोड़ा सा। लेवल 1 था आपका प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, प्री मॉरल लेवल बोलते हैं इसको। इसमें स्टेज 1 में था द ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। सेकेंड स्टेज था नाइव, हेडोनिस्टिक एंड इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। लेवल 2 में था कन्वेंशनल, इसमें फर्स्ट स्टेज था गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन और सेकेंड था द लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लेवल 3 था पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, इसमें लेवल 1 था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और सेकेंड था द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 10, डैश डिनोट्स द एक्सट्रिंसिक फोर्सेस, influences and conditions which affect the growth and development of an individual। क्या चीज़ अफेक्ट करती है, स्टिमुलेशन, हेरिडिटरी, इनहेरिटेंस या एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स
environment. Environment denotes the extrinsic forces, influences and conditions which affect the growth and development of an individual. Environment बहुत रोल प्ले करती है आपके फिजिकल डेवलपमेंट में, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करती है. Question number 11. Which of the following are the characteristic of autism? Poor socialization, stereotypic behavior, रूढ़िवादी बिहेवियर करते हैं आप, ये पुअर कम्युनिकेशन होता है. ये सारी ही चीज़ें आपके ऑटिज्म में होती हैं. बच्चा सोशलाइज नहीं कर पाता है और उसके स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर भी रहता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप नहीं हो पाते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12. प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स. Option 1. Deficit approach to view student, medical model of disability, segregation of students, or respect for individual differences. Of course, respect for individual differences. Inclusive education में क्या होता है, सबको, डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों को, हाँ, सबको एक साथ पढ़ाया जाता है. इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ जनरल क्लासरूम, as it refers to the inclusion of all children in the education system regardless of their difference and disability. Option C is correct. Question number 13. The personality of talkative, happy and social tendency person is termed by Jung as. जंग ने हमारी 2 पर्सनालिटी दी थी, आप ये ज़रूर से मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में. तो जो बहुत टॉकेटिव इंसान है, बहुत खुश रहता है और सोशली बहुत एक्टिव है, वो क्या होगा, इंट्रोवर्ट होगा? वो नहीं, एक्सट्रोवर्ट होगा. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. और बस इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट 2 टाइप्स ही दिए थे जंग ने, न्यूरोटिक और स्टेबल नहीं दिए थे. क्वेश्चन नंबर 14. अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अनेबल्स ए टीचर टू. उसके ह्यूमन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने के लिए किस चीज़ में हेल्प मिलती है? गेन कंट्रोल, उस पर कंट्रोल करना, उसके लर्नर्स के इमोशंस पे नहीं. टेल स्टूडेंट हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ को कैसे सुधारें. या प्रैक्टिस हर टीचिंग इन एन अनबायस्ड वे. या फिर बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्निंग. ऑप्शन बी इज करेक्ट. बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स. क्वेश्चन नंबर 15. अकॉर्डिंग टू क्रेशमर, which type of personality has highest probability of having manic depression disorder? इन्होंने आपके लगभग 4 टाइप के पर्सनालिटी दी थी, लेकिन इसमें से ऑप्शन 4 करेक्ट है, पिकनिक. इनको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, इनको मैनिक डिप्रेशन हो सकता है. आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये 4 टाइप कौन से हैं. फर्स्ट है पिकनिक टाइप. ये कैसे होते हैं? सच पीपल आर शॉर्ट इन हाइट, थोड़े छोटे होते हैं, विद हैवी बिल्ड बॉडी टाइप. दे हैव ए शॉर्ट थिन नेक. टेम्परामेंट वाइज दे एग्जिबिट करेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग सोशल एंड चेयरफुल. दे आर हैप्पी गो लकी. दे लाइक टू ईट एंड स्लीप, है ना. तो ये इस तरह से होते हैं. इनमें चांसेस होते हैं कि इनको मैनिक डिप्रेशन हो सकता है. सेकंड आते हैं एस्थेनिक. सच पीपल आर टॉल एंड थिन विद अंडर डेवलप्ड मसल्स. They are also underweight. They are irritable and shirk away from responsibility. They have the habit of daydreaming and are lost in the world of fantasies. Third आता है athletic. They are muscular type and have well-built muscle and are neither tall nor short. Fourth आते हैं dysplastic. This category include people who do not exhibit any of the characteristic mentioned above. ये सबसे अलग होते हैं आपके dysplastic. तो option 4 is correct. Question number 16. According to Gardner's theory of multiple intelligence, which of the following would be the dimension that would best embody a football player ability to control ball? अब इसमें किस चीज़ का काम आ गया? बॉडीली काम कर रहे हैं ना वो. इसमें मैथमेटिक का कोई रोल नहीं है. दिस इज कॉमन सेंस. स्पैटिकल कोई जगह के हिसाब से नहीं है. इंटरपर्सनल मतलब अपने अंदर की चीज़ों के रिलेटेड भी नहीं है. यह है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. अब गार्डनर ने कितने टाइप की इंटेलिजेंस दी थी ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करने वाले हैं. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ एजुकेशन, थिंकिंग पावर, स्टूडेंट या प्रॉब्लम सॉल्विंग. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. ऑफ कोर्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. इन इंक्लूसिव टर्म एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मीन्स. एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं?
The children with mental disability, the children with low IQ, the children with maladjustment problem, or the gifted, intelligent, backward, mentally retarded children. Of course, option D is correct. इनको हम exceptional children कहते हैं, the gifted, intelligent, backward, mentally retarded children. Option D is correct. Up question number 19. If the mental age is less than the chronological age of an individual, then to what category does he belong? उसकी जो mental age है वो कम है chronological age से, तो वो बच्चा कैसा होगा? Exceptionally intelligence होगा? Of course not. Highly intelligent भी नहीं होगा, कम बता रहे हैं ना यहाँ पे. Superiorly intelligent भी नहीं हो सकता, वो होगा below average, है ना. अब आप मेंशन करेंगे IQ का फॉर्मूला, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन का सोर्स नहीं है. नीड्स, ज़रूरतें, इंसेंटिव, कुछ चीज़ें उसको मिलना बदले में, सेटिस्फैक्शन और ड्राइव. इसमें से क्या नहीं है? सेटिस्फैक्शन इज नॉट द सोर्स ऑफ मोटिवेशन. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉडी टाइप डिफाइंड बाय शेल्डम? शेल्डम ने कितने प्रकार की बॉडी टाइप बताए थे? 4 प्रकार के. इसमें कौन कौन से थे हमारे? मीसोमॉर्फिक भी था, एक्टोमॉर्फिक भी था, एंडोमॉर्फिक भी था, लेकिन एंटोगोनिस्टिक नहीं था. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? बाहरी मोटिवेशन का इसमें से सही आंसर क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट बिकॉज इट अंडरमाइंस इन स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक डिज़ायर. ऐसा तो कुछ भी नहीं है. उसको अगर बाहर से कुछ हम मोटिवेशन दे रहे हैं तो उसका अंदर का ख़त्म थोड़ी होगा. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ग्रेड्स एंड इंसेंटिव्स. ऐसा भी नहीं है. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ मोर डिज़ायरेबल दैन इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन द क्लासरूम एज टीचर हैव द ऑथोरिटी टू कंट्रोल. Of course not. Option C, extrinsic motivation may be necessary to initially encourage a student to engage in certain activity. Option C is correct. शुरू में ज़रूरत पड़ सकती है कि हम उसको कुछ बाहर से इंसेंटिव दे, मोटिवेशन दे, जिससे वो अपना काम अच्छे से कर सके. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड क्यूमुलेटिव इवोल्यूशन इज reducing school dropout rate, more focus on getting education, of course not. Attracting student to come to school, no. Reducing stress and anxiety, सबसे कॉमन चीज़ है कि बच्चे में हम कंटिन्यूस इवोल्यूशन करते रहेंगे, है ना, जिससे कि बच्चे पे बर्डन ना पड़े. वो एंड में एनुअल एग्ज़ाम में जाके ही सब कुछ याद ना करे. वो सीटी में, क्लास टेस्ट में, क्विजेज़ में अपनी मेमोरी बिल्ड करता रहे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहे. तो इसमें स्ट्रेस और एंजाइटी बच्चे की कम होगी. क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? एग्ज़ाम ओनली वंस a year? No. Standardized test? No. Quiz based only on recall? Of course not. Option B, regular documentation of children conceptual progress. और एक बार आप मेंशन करें असेसमेंट फॉर लर्निंग होता क्या है कमेंट बॉक्स में. क्वेश्चन नंबर 25. चिल्ड्रंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न इज इंक्रीज्ड व्हेन? ऑप्शन 1, लर्निंग इज सेंटर अराउंड रिवार्ड एंड पनिशमेंट. ये तो इंट्रिंसिक का पार्ट ही नहीं है. सेकेंड, लर्निंग स्ट्रेटजीज फोकस ऑन मेयर मेमोराइजिंग एंड रिकॉल. नहीं. द टीचर एनकरेज ओबीडियंस एंड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइज मेथड ऑफ assessment. No. Option C, their learning environment foster their sense of belonging and intensity in their action. Option C is correct. इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जो आपको अंदर से आए, कि आपको अर्ज हो, आपको नीड हो कि आई वॉन्ट टू अचीव दैट, मेरा ये एम है. ये सारे आपके पार्ट है इंट्रिंसिक में. एक्सट्रिंसिक में क्या गया कि आपको पनिशमेंट मिल रही है या आपको कुछ प्राइज़ मिल रहा है, बदले में आपको मनी मिल रही है, आपको अवार्ड मिल रहा है, कुछ ये सब एक्सट्रिंसिक के पार्ट है. तो मोटिवेशन 2 टाइप्स का होता है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक. क्वेश्चन नंबर 26. स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है? फोकस ऑन एग्जाम टेक्निक rather than outcomes? No. Offer less control to the student over what will be assessed? No. Encourage teaching to the test as they involve frequent testing? Of course not.
Option C, improve learning by providing a constructive feedback. Option Question number 27. To ensure assessment for learning rather than assessment of learning, a teacher should focus solely on a cognitive capacity of learners. No. Give importance to teaching through the need of direct instruction only. Pay emphasis on comparison among comparison तो कहीं हम टीचिंग में यूज़ ही नहीं करते, हम कभी कंपैरिजन नहीं करते बच्चों के बीच में, तो ऑप्शन तो 4 आप ऐसे ही काट दीजिए. ऑप्शन सेकंड, इनकॉर्पोरेट असेसमेंट इनटू द डेली प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब आप लिखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग का डिफरेंस, ये आप ज़रूर से देख के जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 28. पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन which a person exhibit in context of environment, in context of a person, in context of society, in context of himself. No, in context of environment. Option A is correct. Question number 29. Which type of memory is also called as inactive memory? Inactive memory कौन सी होती है? Sensory, short term, storage और long term. लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी इनएक्टिव मेमोरी भी होती है. क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन. एजुकेशन साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इवोल्यूशन. ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल राउंड डेवलपमेंट. ये हमने फर्स्ट वाली अपनी क्लास में भी पढ़ा था, एजुकेशन साइकोलॉजी. ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,